और गया जी के जिला प्रशासन में लगे सारे अधिकारी गण, पुलिस प्रशासन सबका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि रास्ते में बड़ा ऐसा तो ना बना क्योंकि गया जी बड़ा घनी आबादी वाला जगह है, वहाँ से आने में बड़ा मुशक्कत करना पड़ा हम लोग को भी। तो जितने लोग प्रशासन में जुड़े सबका धन्यवाद करते हैं। हमारा और एक फ्रेम में आना चाहिए। आज हमें लगता है कि ये 3 दिवसीय प्रोग्राम का और पीछे जाओ, आज बॉडी बिल्डिंग वाला कंपटीशन है। तो जो भी लोग इसमें जुड़े रहते हैं उन सब से एक रिक्वेस्ट हम जरूर कहेंगे कि आप सबके ऊपर खास करके जो इस रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हैं, कुश्ती हो गया या फिर बॉडी बिल्डिंग, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनेगी कि कभी भी आपको देखकर किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की फील हो, अपने आप में एक सुरक्षा की फील हो कि हमें कुछ होगा तो ये इंसान हमें बचा लेगा। आपको देखकर ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि यार इन्हीं से डर लग रहा है हमें। और यकीन मानिए जिस दिन ये होगा उस दिन सच में रेसलिंग और जो बॉडी बिल्डिंग को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, भारत के अंदर वो रेस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बड़ा दुख होता है जब एक बहुत मेहनत से हेल्थ के लिए जागरूक करने के लिए लोग करते हैं और उन रेसलर्स को, उस बॉडी बिल्डर्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट जितना मिलना चाहिए, हमें लगता है कि उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। इसके लिए समाज को आगे सोचना चाहिए कि हर कला का सम्मान होना चाहिए। कला बहुत जरूरी है, वरना जीवन एकदम सादा हो जाएगा। किसी भी बागीचे में यदि एक तरह का फूल लगा दीजिएगा तो उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, लगेगा सरसों का खेत है। बागीचे की खूबसूरती तब होती है जब उसमें हर प्रकार के पेड़ लगे हो, हर तरह की फूल फुलवारी लगी हो। उसी तरह देश आगे तब बढ़ता है जब हर पीढ़ी के लोग वहां पे जुड़े हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम गया जी में आज देख रहे हैं, सौभाग्य हमारा जो आप लोग यहाँ आए और जो आज के युवा हैं जिनके हाथ में देश का कमांड कल को जाएगा। याद रखिएगा, युवा ही चीजों को बदल सकते हैं और युवाओं की विचारधारा कभी मरती नहीं है। भगत सिंह को भले फांसी पर चढ़ा दिया गया हो, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो जिंदा है भगत सिंह। और भगत सिंह ने कभी भी देश से सर्वोपरि दूसरा किसी को नहीं समझा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सर्वोपरि होना चाहिए तो देश होना चाहिए। कहा जाता है इतिहास बदलना मुश्किल है। अरे इतिहास से तब होता है भूगोल बदलना, भूगोल नहीं बदलता है। इतिहास तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। लेकिन 1971 में हमने भूगोल बदल दिया था। 1971 में एक नए देश का जन्म दिया, बांग्लादेश हुआ। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा था। हालांकि हमारे किए गए एहसानों को बांग्लादेश भूल गया। वो एहसान फरामोश हो सकता है, हम नहीं हो सकते हैं। जब उस पर अत्याचार हो रहा था तो हमारी सेना गई थी। आज पीस एसोसिएशन के मंच पर हम 1971 की बात क्यों कह रहे हैं, समझिएगा। हम जब एक थे तो भूगोल बदल सकते थे। कैसे? आपको पता है, उतनी विशाल सेना का नेतृत्व करने वाले, चूंकि देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, अधिकांश जो सेना में थे उस समय जो लड़ाई चल रही थी, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, सेना में अधिकांश संख्या में हिंदू थे, लेकिन उस सेना का नेतृत्व करने वाले मानेक साहब पारसी धर्म के रहने वाले थे। ये हमारा देश था। जब उधर से हमला किया जा रहा था एयरफोर्स से, तो विंग कमांडर इदरीस संभाल रहे थे। एयरफोर्स के नीचे आर्मी हमारी लड़ेगी, एक जहाज को घुसने नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान में, एक जहाज को घुसने नहीं दिया गया। समंदर में नेवी को निर्मलजीत सिंह अरोड़ा संभाल रहे थे, सिख धर्म के थे। उन्होंने कहा कि एक भी समंदर पार करने नहीं दिया जाएगा दुश्मन को। और अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु बम लेके आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक को आगे नहीं जाने देंगे। 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया 93,000 फौज को, तो सरेंडर कराने के लिए गया कौन था बात करने, पता है? जनरल जैकब यहूदी धर्म के थे। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती। जब हम सब एक हुए थे तो एशिया का भूगोल बदल के रख दिए थे। इतिहास क्या चीज होता है। तो जरूरत है हम सबको एक होकर रहने का। जब तक हम एक होकर रहेंगे, हम सबको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान में बांट दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। याद रखिएगा कि एक भूखा पेट के इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, अस्पताल में गया किसी मरीज का कोई नहीं होता। तो आपस में हमेशा मिलजुल के रखेंगे। जो यहाँ यंग जनरेशन विद्यार्थी है, यंग जनरेशन विद्यार्थी
पहाड़ से उतरती उस नदी की तरह होता है जिसमें रफ्तार तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा भी यदि रास्ता भटकेगा तो आगे जाके तबाही लाएगा और खुद एक नदी का एक आशीर्वाद की जगह एक श्राप बन के रह जाएगा। उसी तरह युवा होता है, अपने आप को यदि कंट्रोल नहीं कीजिएगा, सही डायरेक्शन में नहीं ले जाइएगा तो आप कहीं के नहीं बचिएगा। आज के युवाओं की सबसे बड़ी खराबी क्या है? आज का युवा जाग चुका है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। ये युवाओं की पहचान होगी, रील घसका रहा है। अरे इससे क्या होगा? हम गया जी के धरती के जितने युवा हैं उनसे कहते हैं अरे मेहनत करके इतने काबिल बनो कि लोग आपको रील पर देखें, आप क्यों दूसरे को देखते हो? काबिल बनो, आपको लोग गूगल पर सर्च करें, मेहनत कीजिए। यहाँ पर मेहनत करने से कोई भी मंजिल आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज मिला है तो उसके लिए समय देना पड़ता है और आप सबको समय देना पड़ेगा। और दुनिया में आप जो चाहते हैं आपको मिल सकता है, बशर्ते आपको छीनना पड़ेगा, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं बन रहा है। अधिकार हमेशा छीनना पड़ा है, हमने अंग्रेजों से छीन लिया था, हम क्यों नहीं छीनेंगे अपना अधिकार? ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप युवाओं से एक उम्मीद करते हैं, यहाँ पर समय बर्बाद मत कीजिए बाबू लोग, हम बार बार कहते हैं, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देगा। अगर आपने यह समय लगा दिया कि क्या करना है, याद रखिएगा, अगर आपने समय लगाया कि क्या करना है तो समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। सबसे इगोइस्टिक होता है समय, धन बर्बाद हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। समय ऐसा चीज है जो हर युवाओं से कहता है बाबू हमें बर्बाद कर दो, कसम खाते हैं दुन्ना बर्बाद करेंगे तुम्हें। याद रखिएगा, समय बर्बाद करेंगे, समय आपको नाप देगा यहाँ पर। और समय समझदारी में बहुत थोड़ा सा का अंतर होता है। जिस उम्र में आप हैं उसमें समय है, समझदारी नहीं है। लेकिन जब समझदारी आएगी, समय जा चुका रहेगा, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। वही इंसान जीतेगा जो समय रहते समझदारी दिखाया है। नहीं तो फिर आप नाप दिए जाएंगे इस भीड़ में। यह दौड़ दौड़ने का है, यहाँ पर अपनी बेड़ियों को तोड़िए और दौड़िए। यदि आप पांव की लगी बेड़ियों को नहीं तोड़ सकते हैं तो काट डालिए उस पांव को जिनमें बेड़ियां लगी है। लंगड़ा के चलिए, लेकिन आजाद होकर चलिए, गुलाम बन के नहीं चलिए। यह देश आपका है, आपको आगे लेके जाना है, भविष्य आपके हाथों में होगा। यदि हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे हैं तो क्या जवाब देंगे उस बूढ़े पिता को जो आपके कामयाब होने का सपना देख रहा है? क्या जवाब देंगे उस बूढ़ी माँ को जो आंखों में यह सपना लेकर बैठी है कि मेरा बेटा मेरा बेटी एक दिन कामयाब होकर आएंगे? क्या जवाब देंगे उन पड़ोसियों को जो बुढ़ापे में आपके माँ बाप पर उंगलियां उठाए थे कि तुम इसी लायक हो? क्या अभी भी आपका जमीर नहीं जागता है? क्या अभी भी आप उस निद्रा को नहीं त्याग सकते हैं? अगर ये लगता है तो आपको स्वयं आप अपने आप को नहीं माफ कर पाइएगा। अब अपने माँ बाप के नजर में आप ही दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर समय गंवा देंगे तो कोई नहीं पूछेगा। वक्त गुजरने के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं कि कितना कमाते हो। याद रखिएगा यहाँ पर, वरना ये समाज आपको नहीं छोड़ेगा। अब जिस दिन आप कमजोर होंगे पैसे से, समाज में आपका कद गिर जाएगा, उस दिन समाज आपको आपका असली चेहरा दिखाएगा। फिर समझ में आएगा कि समाज क्या है। फिर कहते रहिएगा दुनिया गोल है तो दुनिया चपटी है। ना दुनिया गोल है ना दुनिया चपटी है, दुनिया मतलबी है, मतलबी। जितना जल्दी समझ में आ जाए समझ जाइएगा। सब जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, कहीं मगही, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली। बताइए तो, कई लोग कहते हैं मैथिली बड़ा मीठी भाषा है। हमनी के भोजपुरी बोले वाला है, जहाँ हमनी के तो भोजपुरी बुझाला, बचपन से हमनी के भोजपुरी बोल ली जा। लेकिन तनी सा विद्यालय कॉलेज में आ गया के बाद तनी सा डेकोरम मेंटेन कैला के चक्कर में हिंदी बोले के सीखले पड़ेगा। लेकिन हमनी के तो बचपन से भोजपुरी बोल ली जा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि कौन सी भाषा बड़ी मीठी भाषा है? जैसे बोलते हैं ना मैथिली बड़ी मीठी भाषा है। मतलब की भाषा सबसे मीठी भाषा होती है। जब मतलब रहेगा इतना मीठा बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा जिसका कोई हद नहीं। तो याद रखिएगा, दूसरों के ठोकरों से सीखिए। खुद ठोकर लगते लगते सीखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा ठोकर लगते लगते। और इधर जो युवा जनरेशन है, इन युवाओं को हम कहते हैं तुम लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ा रहो। आजकल का युवा पगला गया है, फोन पे बतियाता है, खाना खा लिया, मर जाएगा, कभी ना खाइए। ये युवाओं से हम कहते हैं, और कई वो टेंशन में डिप्रेशन में चल जाता है सब। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। जीवन में कभी किसी के लिए आंसू बहाइएगा नहीं, क्योंकि वह आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। याद रखिएगा।
दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेगी। यंग जनरेशन पढ़ाई में कभी लापरवाही मत कीजिएगा। कई बार हम यंग जनरेशन के बच्चों को देखते हैं कि पढ़ेगा फिर 10 दिन छोड़ देगा, जब एग्जाम आएगा दबा के पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देगा। कंटिन्यूटी की जरूरत है। याद रखिएगा, लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लग सकती, और अगर लुढ़कना रुक गया तो पत्थर कितना भी विशाल क्यों न हो, काई लग के ढक देता है। उसी तरह जीवन को आपको ढक देगा। यहाँ पर अभी क्या समय है, आप बेरोजगार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष में कोई साथ नहीं होता है, लेकिन जब आपकी कामयाबी हो जाती है तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। अभी आप कांच हैं, अभी आप कांच हैं, इसलिए सबको चुभते होंगे। जिस दिन आईना बनेंगे, यकीन मानिए पूरी दुनिया देखेगी आपको। तो जल्दी से जल्द मेहनत करेंगे, माँ बाप के उस सपना को जरूर पूरा करें। और अब हमें पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। ऊपर वाले ने किसी चीज़ की कमी नहीं दिया। आज देखिए ओलंपिक का खेल हो रहा है, तो जिनके पास सारा शरीर ठीक ठाक है, उनसे ज़्यादा मेडल पैरा ओलंपिक के लोग ला रहे हैं। जिनके हाथ नहीं है, जिनके पाँव नहीं है, किसी की आँख नहीं है, ऐसे लोग ओलंपिक में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मेडल ला रहे हैं। और ऐसे पैरा ओलंपिक के जितने भी हमारे एथलीट और मेडलिस्ट हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपाहिज लोग शरीर से नहीं, अपाहिज दिमाग से होते हैं, दिमाग से। इसलिए अपने इस बनाए गए पिंजरे से बाहर निकल के देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है। दूसरे से शिकायत करना छोड़िए, खुद आप अपने आगे बढ़िए और अपने मंजिल को खुद जाइए। वहाँ पर अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो पा कर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। तो यहाँ के, अरे आपके पास है क्या? अरे ना घर द्वार, ना खेत खलियान, ना पैसा, ना बैंक वाले, ना गाड़ी घोड़ा, अरे है क्या? ऊपर वाले ने दिया क्या? केवल और केवल हिम्मत दिया मेहनत करने के लिए, दूसरा क्या दिया? और इससे बड़ी चाहिए क्या? क्योंकि ये वही धरती है ना जहाँ छीनी हथौड़ी से लोगों ने पहाड़ काट दिया था। यहाँ पर अरे आप क्या चाहिए? माझी की वो धरती है, इससे बड़ा क्या चीज चाहिए? जब आपका हिम्मत डोले तो कभी जाके देख लीजिएगा, उस छीनी हथौड़ी से उसने क्या कर दिया था? पहाड़ तोड़ दिया था। तो ये होता है एक बिहार का जज्बा। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है, हम जब बाहर जा रहे हैं तो हमें कई तरह के ताने झेलने को मिल रहे हैं। हमें मजदूर कहा जा रहा है, अजब हाल है भैया, हमें मजदूर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पैसा के लिए यहाँ चले आते हैं सब लोग, पैसे की अकड़ दिखा रहे हैं हम लोग को। अरे उनके हाथ में जो रुपया है वो भी बिहार का शेर सासुरी ने चालू किया था रुपया। गजब बात करते हैं। जिस अखंड भारत का लोग सपना देखते हैं कि अखंड भारत होगा, उस अखंड भारत की धरती, उस अखंड भारत का निर्माता यही मगध था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। जो सपना देखते हैं वो सपना को हम लोगों ने जी के देखा था। अब दोबारा वो मौका है, दोबारा याद रखिएगा, जो क्रांति शुरू होगी वो इसी मगध की धरती से चालू होगी। जब भारतवर्ष पर सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, जब लगा था कि पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, तो एक चाणक्य आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके एक पूरा मगध साम्राज्य बनाया था। लेकिन आज एक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है एक नए साम्राज्य को खड़ा करने के लिए। वो हमें आप सब में दिखाई देता है। बस अपने आप को पहचानिए। याद रखिए, हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं था। जामवंत जी ने बताया था कि इतनी महान शक्तियां हैं आप में, आप सबके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां छुपी हैं। आपको बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। हर चीज आपके अंदर वो है जो आप कर सकते हैं। शुरुआत में क्या करिए, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, लेकिन अचानक से नहीं जाना है। आपको एक थरिया खिचड़ी भी दिया जाता है तो अचानक नहीं खा लेते हैं, किनारे किनारे से खाते हैं, तो मुंह जल जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको एक ही बार में कामयाबी मिलेगी। बहुत बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज जो आप चाहते हैं आपको मिले, जिस चीज को आप चाहते हैं कि ये हमें चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, वही चीज मिलेगा जो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, चाहे मर जाए इसके लिए, वही मिलेगा। यहाँ पर माझी को केवल पहाड़ नहीं काटना था, हर हाल में कटबे करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक ये वाली भावना नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं
नहीं बढ़ सकते हैं। तो युवा लोग याद रखिएगा, अपने समय को बर्बाद नहीं करिएगा, क्योंकि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो यंग जनरेशन लोग, आप लोग अपने आप को समझिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग के अंदर वो क्षमता है जो इतिहास को लिख सकते हैं, और इतिहास यहाँ से लिखा गया है। हमेशा से हमारी वो धरती है जहाँ इतिहास पढ़ने वाले नहीं, इतिहास रचने वाले जन्म लेते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो या महात्मा गांधी हो, तब तक हम अपने पिछले एग्जाम्पल, पिछले उदाहरण को देते रहेंगे। अब वो दौर आ गया है कि इस आपके बीच से एक नया माझी जन्म ले, आपके बीच से एक नया महात्मा जन्म ले, और वो जाके आगे जाए तो हम जाके ये कह सके कि हम उस धरती से आते हैं जहाँ पर इतने महापुरुषों ने जन्म लिया। यहाँ पर आप कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। कठिनाइयां सबके जीवन में आती है। अरे ग्रहण तो चांद सूरज को लगते हैं, तो हम इंसान की डेगची के मसाला हैं, इसलिए कभी नहीं घबराइएगा। और मुसीबतें किसके जीवन में नहीं आती है, याद रखिएगा, सूरज कितना भी क्यों न चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता है, और रात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन का भी अंधकार एक दिन खत्म होगा, आपके जीवन का भी एक दिन ये अंधकार जरूर खत्म होगा, और वह अंधकार जब जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए ताकि माँ बाप की आंखों की रोशनी उसे देख सके। याद रखिएगा, माँ बाप की आंखें भले कमजोर होती है, लेकिन नजरिया बहुत साफ होता है, वो पल भर में पहचान लेते हैं। माँ बाप आपकी हर कमियों को जानते हैं, आपकी हर गलतियों को जानते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं कि कहीं बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले, बेटी कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। तो माँ बाप का सपना मत तोड़िएगा। और यहाँ जितनी बेटियाँ, बहनें, माँ बहन जितनी बैठी हैं, यहाँ पर जितनी स्टूडेंट है, आप सबसे कहते हैं, लड़कियों से हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, यहाँ जो महिला पुलिस में हैं लोग, यहाँ पर उन लोग को भी देखिए, आप सबसे कहते हैं, जो यहाँ पर लेडीज है बैठी है, लड़की लोग, आप लोग बबनी लोग ध्यान से समझिए, इस 16 श्रृंगार का जमाना चल गया, 16 श्रृंगार का जमाना चल गया। अब है शिक्षा रूपी 17वां श्रृंगार का जमाना। वो शिक्षा रूपी 17वां श्रृंगार के पीछे जाइए, 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा। आप लाख सज धज के आइए, लेकिन नाम के आगे जब लगा रहेगा किसी लड़की के आगे एसडीएम, डीएम, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अरे फीका पड़ जाएगा 16 श्रृंगार। अरे कब तक कोई रूप रंग देखेगा? क्यों नहीं मानसिकता देखते हो, क्यों नहीं काबिलियत देखते हो? कब तक आप पढ़िएगा इस चीजों में? तो जितनी लड़कियां कहती हैं, सबसे कहते हैं, जी जान लगा दीजिए पढ़ाई करने में, अपना तकदीर, अपना नसीब खुद से लिखिए। यदि आपको किस्मत पर भरोसा है तो आपको वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपको अपने आप पर भरोसा है तो ऊपर वाला किस्मत में वही लिखेगा जो आपको चाहिए। इसलिए भरोसा अपने आप पे रखिएगा, दूसरे पे नहीं रखिएगा। होते हैं सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, आपके किसी में कम, किसी में ज्यादा संघर्ष होगा, कोई गरीब, कोई अमीर, सब में ऊपर नीचे होते होंगे। तो ऐसा भी मत सोच लीजिएगा, हम लोग भी बहुत बड़ा कोई अमीर घर से नहीं आए थे, विदेश जाना था हम लोग को, वेल्डिंग या जेसीबी सीख कर 2 काम इसलिए सीखे थे लोग कि बेरोजगार नहीं बैठेंगे लोग। लेकिन संघर्ष था, हमें भी चाहना था, हमारी पढ़ाई बस इसलिए छूट रही थी कि उस समय ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, और दिल्ली या कोटा में 1-1 लाख रुपए लगते थे उस समय। 1 लाख रुपया कहाँ से दे पाते? पिताजी से जब बोले थे तो पिताजी ने कहा था, बाबू काम चला लो, कैसे हो, हम लोग के पास उतना पैसा तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा, एक पिता जो है अपने बाल बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत मजबूर होकर ये बात बोलते हैं। हमने भी सोचा था, यदि जीवन में मौका मिला और हमारे हाथ में शिक्षा गलती से भी अगर आ गया तो उस व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाएंगे जिसके पांव में हवाई चप्पल भी नहीं है। तो इस गया की धरती पर जब दशरथ मांझी ने कहा था कि भीतर का चोट है, नहीं समझ में आएगा, तो लोग हमसे कहते हैं कि इतना सस्ता काहे पढ़ाते हैं? तो हम भी कहते हैं भीतर का चोट है, नहीं समझ में आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर उस व्यक्ति को जो भारतवर्ष में जन्म लिया, चाहे अमीर है या गरीब, बेहतर शिक्षा का अधिकार है। जब हम शिक्षा देना चालू किए, प्रारंभ किए, तो बिहार में ना पैर खींचने वालों की कमी नहीं है। यहाँ सोचा कोनो चीज का कमी हो जाएगा, टांग खींचने वालों की कमी नहीं होगी। अरे आप अच्छा काम कीजिए, देखिए आपको गरियाना चालू कर देगा। ये चीज की थोड़ी समस्या है यहाँ पे। तो कहता है कि सस्ता पढ़ाते हैं तो
क्वालिटी कम होगा, क्वालिटी कम होगा। हम कहें कि ये क्या हो गया भाई, तो तोड़ निकाल लिया सब। तो हम कहे रुक बउआ तोरा हम बताते हैं। कि पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल हम बनाए। कि पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है, पूरे पृथ्वी का। अब बोल की तनी खराब पढ़ाई है, अब बोल बोल, अब तो ना बोल पाएंगे। और उसके बावजूद हमने हर घर शिक्षा पहुंचाया। अगर चाहते तो हम भी लाख रुपए फीस कर सकते थे, लेकिन याद रखिएगा जब सोने को जंग लग जाएगा तो लोग लोहे से उम्मीदें छोड़ देंगे। लोग कहते हैं कि बच्चे आपको बहुत मानते हैं। अरे लगता है इनको मेरा जीवन ही बच्चों के लिए समर्पित है। हमें खान सर बनाया किसने? आप लोगों ने बनाया। शायद इसका ऋण हम मरने के बाद भी न चुका सके। आपको हमेशा आभारी रहेंगे आप लोग का। हम आप लोग को एक बात हमेशा बोलेंगे, इफ यू डोंट लाइक अ रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। अभी शांति से पढ़ लीजिए, एक समय आएगा जब आप ही चेंज कीजिएगा। एजुकेशन में तो बहुत काम किए और बड़ा खुशी हो गया कि हम लोग को ब्लड लाइसेंस भी मिल गया। हम लोग ब्लड बैंक खोलने के लिए अभी हम ब्लड बैंक स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका मदर सेंटर, मेन सेंटर पटना रहेगा, लेकिन हर जिला में उसका स्टोरेज हम डालने जा रहे हैं। हर जिला में कोई खून की कमी से नहीं मरने देंगे यहाँ पर। और हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जरा सोच के देखिएगा, कोई व्यक्ति को अगर ब्लड की जरूरत है, इसका मतलब कि वो सीरियस बीमार है, क्योंकि बुखार हो गया तो ब्लड चढ़ेगा नहीं ना जी। ब्लड की जरूरत है, अगर किसी को ब्लड की जरूरत है तो सीरियस बीमार है। और सीरियस बीमारी में अक्सर क्या होता है कि अपने जिला में उतना फैसिलिटी नहीं हो पाता है, तो लोग राजधानी में भागते हैं। कोई पटना भागेगा, कोई मुजफ्फरपुर भागेगा, कोई गांव जगह से गया भागेगा। और जब भाग के आया, उसको ब्लड की जरूरत है, तो मजबूरी में डॉक्टर कहता है कि पहले ब्लड निकालेंगे तब देंगे, एक्सचेंज। ये भाई घर में जो हट्टा कट्टा था, सबसे समझदार था, वही मरीज को लेके भागा है और करे धो लीजिए तो पहले खून निकालेंगे। तो बेचारा पगला जाता है। नॉर्मल आदमी को पकड़ लीजिए तो खून निकालेंगे तो अपने टेंशन में चल जाता है। उसका आदमी भर्ती है, मरेगा कि जिएगा, अपने टेंशन में होगा, खून निकालेंगे तो और दिक्कत होगा। डॉक्टर क्या करे, उसकी मजबूरी है, हैंडपंप से तो ब्लड नहीं निकाल सकते हैं। तो इस गया जी की धरती है, यहीं से हम शपथ लेते हैं कि आने वाले कुछ समय में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इमरजेंसी में किसी से मांगा नहीं जाएगा कि पहले तुम ब्लड दो, जरूरत है तो दिया जाएगा, इतना अवेलेबल किया जाएगा। और यह राज्य पहला बिहार बनने वाला है, पहला राज्य इसमें बिहार बना जाएगा। और जब कोई गाली देगा हमें बिहारी होने के नाते, तो कहा जाएगा कि हम वो स्टेट से आते हैं जहां खून का बदला नहीं मांगा जाता, जरूरत है तो दिया जाता है। कंपटीशन करना है तो इसमें करो। यहाँ पर बहुत जल्दी हम इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। उसका ब्रांच एक गया जी में भी हम खोलेंगे, उसमें आप सब लोग का सहयोग लगेगा ताकि कोई उसका मिसयूज ना करे, आप सब लोग उसको ध्यान से करें। दूसरा हमारा एक और उद्देश्य है, मेडिकल सेक्टर में ब्लड जांच इतना महंगा हो गया है कि गरीब इंसान जब तक डॉक्टर ना लिख दे तभी जांचें नहीं कराते। और उसकी बीमारी जब एकदम अपने एडवांस लेवल पे चली जाती है तब उसे पता चलता है। तो एकदम एफोर्डेबल प्राइस पे हम ब्लड जांच के लिए भी व्यवस्था करेंगे। जहां ब्लड बैंक रहेगा उसी के जगह ब्लड जांच भी कर देंगे कि आओ और यहीं जांचों करा लो, ताकि किसी भी बीमारी को पहले पता किया जा सके, वो व्यवस्था। और उसी कैंपस में, उसी जगह पे डायलिसिस में क्या होता है कि किसी की किडनी खराब हो गई तो हर एक दिन गैप करके उसे डायलिसिस करना पड़ता है। हर एक दिन गैप करके 4000 रुपया लगता है एक डायलिसिस का। महीने में कम से कम 12-13 बार डायलिसिस करना, यानी मंथली उसका 50,000 खर्चा हो जाता है। सोचिए यहाँ लोग मंथली 50,000 कमा नहीं पाते, मरीज में 50,000 लगता है। मरीज देख रहा होता है कि हमारी मौत आ रही है, धीरे धीरे वो मर जाता है। तो इस व्यवस्था को भी हम लोग को तोड़ के आगे निकलना है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग वो पहले राज्य बनेंगे जो इन सारी कुव्यवस्थाओं को खत्म करके पूरे दुनिया को आईना दिखाएंगे। आज हम ये कह सकते हैं ना कि पूरी दुनिया, हिंदुस्तान लॉकडाउन में जब कमाने में लग गई थी तो बिहार वह धरती था जहां से यह आंदोलन हुआ था कि शिक्षा पर गरीबों का भी अधिकार उतना ही है जितना अमीर का है। और यही वह राज्य बनेगा जहां मेडिकल में भी सबका अधिकार बराबर होगा। सब लोग को, कोई अमीर गरीब नहीं,
विद्यालय में और अस्पताल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा सपना है कि जो पढ़ाई अमीर की होगी वही पढ़ाई एक रिक्शा वाला भी करना चाहिए। जो इलाज एक अमीर का होना चाहिए एक रिक्शा वाले का भी इलाज वही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों पर सबका बराबर अधिकार होता है। अभी हमने शिक्षा पर, अभी तो हमें लगता है कि हर इंसान तक हमने बहुत हद तक हमने शिक्षा पहुंचाई, अभी और 20 करोड़ लोगों तक शिक्षा ले जाना है और शिक्षा को चल ही रहे हैं। अभी इधर पैरेलल स्वास्थ्य में भी काम कर दिए। स्वास्थ्य वाले को जब सारा सिस्टम लगा देंगे, कैंसर हॉस्पिटल के इलाज के लिए लोगों को मुंबई जाना पड़ता है, बेल्लौर जाना पड़ता है, यहाँ पर CMC जाते हैं लोग, TMH जाते हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब पटना में वर्ल्ड क्लास का नंबर 1 हम लोग कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। बहुत जल्दी बना रहे हैं हम लोग उसका। अभी भूमि पूजन चालू होने वाला है और चूंकि हम लोग का सारे लोगों को लेके चलते हैं तो भूमि पूजन में सारे लोग शामिल होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग को आदमी शामिल करेगा, कोई एक वर्ग को नहीं करेगा। ये हम संदेश देंगे पूरे भारतवर्ष में। तो जब ये मेडिकल वाला काम कर लेंगे तो मेरा जीवन का जो अगला उद्देश्य है वो किसानों के लिए है। अगला उद्देश्य किसानों के लिए, अमेरिका का किसान 1 बीघा में, अमेरिका का किसान 1 बीघा में अगर मॉडर्न खेती करता है तो 20 लाख रुपया कमा लेता है, और हमारे यहाँ का किसान 20,000 कमाता है 1 बीघा में। ये भाई अगर 20 लाख नहीं कमा पा रहे हो 1 बीघा में सालाना, तो व्यवस्था ऐसा करो कि कम से कम 5-10 लाख तो सालाना कमा सके किसान। तो उद्देश्य यही है। लोग भले अभी मजाक उड़ाते होंगे, कुछ लोग जो कारपोरेट सेक्टर के होंगे, जो बहुत लोगों को लगता है कैसे हो सकता है, तो याद रखिएगा आज से 10 साल पहले एजुकेशन पे भी ऐसे ही मजाक उड़ाते थे। आज से 6 महीना पहले लोग पूछते थे 25 रुपये में ECG हो जाएगा, होने लगा है, जाके देख लीजिए पटना में होने लगा है। 35 रुपये में एक्सरे हो जाएगा, होने लगा है, जाके देख लीजिए आप पटना में। 1000 रुपये में MRI CT स्कैन, जाके देख लीजिए, होने लगा है। सब हो गया यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष होता है। एक बाबा आए थे हमारे यहाँ, उनको हड्डी में दिक्कत था, तो उनके ना रिब्स में, यहाँ पे चेस्ट की हड्डी में दिक्कत है, तो उनको लगा कि खांस रहे हैं, फेफड़ा में दिक्कत है, तो फेफड़ा के डॉक्टर को दिखाने चले गए। उन्हें पल्मो कहते हैं। तो पल्मो के डॉक्टर बोले एक्सरे वगैरह देख के कि आपको ऑर्थो का दिक्कत है, ऑर्थो के डॉक्टर से दिखा दीजिए। ऑर्थो, हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थो बोलते हैं। तो वो बाबा जी को सुनाई दिया ऑर्थो में दिखा लीजिए। तो बाबा जी चले गए ऑर्थो वाले डिपार्टमेंट में, बाद में उनको भेजा गया ऑर्थो। मेरे कहने का मतलब समझिए कि हमारे अस्पताल में वो इंसान भी चला आता है जिसको ऑर्थो का मतलब नहीं पता है। मेरा उद्देश्य बस आपको बताने का यही था कि हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे इंसान को देखते हैं कि वहां तक भी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। किसानों के लिए भी ये होगा। भले लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन ये किसानों के लिए भी हम करके दिखाएंगे। और मेरा उद्देश्य है कि किसान उसी हवाई चप्पल में जब शोरूम के शीशे का दरवाजा हटाकर और पूछे ये 4 व्हीलर कितने का आता है, अपने लिए ले जाने का, ये सपना पूरा कर लेंगे। बाकी हमारा जीवन में दूसरा कोई सपना नहीं है। आप लोगों से मिले हमें बड़ा खुशी होता है। लोग कहते हैं कि इतना कम फीस में काहे पढ़ाएं। अरे भैया, ज्यादा फीस में पढ़ा के क्या कर लेते? 10 गो घर बना लेते ना 20 गो घर बना लेते। बम्बई, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, कानपुर, हर जगह घर बना लेते। लेकिन उस धन को त्याग देने के बाद आज सारे हिंदुस्तानियों के दिल में मेरा एक घर है जो पैसे पे कोई नहीं बना सकता है। ये मोहब्बत, ये प्रेम है जिसके हम आप लोग के सदा आभारी रहेंगे। शायद हम इसका ऋण कभी न चुका सकें, लेकिन याद रखिएगा हमारे शास्त्रों में भी ये पढ़ाया जाता है कि कर्जा लेके मत मरना, कर्जा चुका के मरना। पढ़ाया गया होगा, हम सब सुने होंगे। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग को ये बात होगा कि हम लोग कर्जा लेके नहीं मरना है। लेकिन 3 टाइम किसान का उगाया अनाज खाकर आप कैसे उसका कर्जा भूल गए? उसका कर्जा बिना उतारे, उसका कर्जा क्या होगा जिसने 3 टाइम तक बंजर जमीन की छाती चीर कर उसने अनाज उगाया था। जिस धूप में आपको दुआरी पे निकलने में आपको चुनचुनी और जलन महसूस होती होगी, उस धूप में वो किसान खेतों में काम किया था। इसलिए उनका ऋण चुकाना मत भूलिएगा। हम आपसे यही कहना चाहते हैं और हम आप लोगों से फिर मिलते रहेंगे। बातें कभी खत्म नहीं होगी। आप लोग को देखते लगता है मेरा अपना परिवार है, लेकिन चूंकि समय को देखते हुए और जो हमको भी पटना भी जाना है, वहाँ क्लासेज भी रहते हैं, इसलिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। और परसों हम चूंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी था इसलिए हम चले गए, उसके लिए एक बार क्षमा करेंगे, आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम फिर आते रहेंगे
और हमेशा जीवन हमें जब तक जिंदगी रहेगी आपको हम याद किया करेंगे। जब याद करना बंद कर दे तो समझ जाना कि खुदा ने याद कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।